कहानी की शुरुआत होती है 1933 के न्यूयॉर्क शहर से। ये वो समय होता है जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रही होती है। लोगों के पास काम नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है और हर तरफ संघर्ष दिखाई देता है। सड़कों पर ठंडी हवा चल रही होती है। लोग लंबे लंबे कतारों में खड़े दिखाई देते हैं, सिर्फ एक कटोरा सूप पाने के लिए। कुछ लोग कूड़े के डिब्बों में खाना ढूंढते नजर आते हैं। इसी शहर में रहती है एक लड़की, एन डैरो। एन एक छोटी सी थिएटर आर्टिस्ट होती है। वो कॉमेडी शो में काम करती है और लोगों को हंसाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं है। एक दिन एन मंच पर खड़ी होकर लोगों को हंसाने की कोशिश कर रही होती है। वो मजेदार एक्ट करती है, गिरने की एक्टिंग करती है, अजीब चेहरे बनाती है, लेकिन थिएटर लगभग खाली होता है। 500 सीटों वाले हॉल में मुश्किल से 40 लोग बैठे होते हैं और उनमें से भी ज्यादातर लोग बोर दिखाई देते हैं। एन अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी किसी को हंसी नहीं आती। शो खत्म होते ही थिएटर के मालिक एक बुरी खबर सुनाते हैं। थिएटर हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। ये सुनकर सभी कलाकार हैरान रह जाते हैं। अब एन के पास न नौकरी बचती है, न पैसे और न ही कोई सहारा। थिएटर के बाहर बाकी कलाकार अपना सामान समेट रहे होते हैं। कोई अपने कपड़े बैग में डाल रहा होता है, कोई मेकअप साफ कर रहा होता है। एन कुछ देर तक चुपचाप ये सब देखती रहती है, फिर धीरे धीरे सड़क पर चलने लगती है। ठंडी हवा चल रही होती है, उसकी जेब पूरी तरह खाली होती है और पेट कई घंटों से खाली होता है। चलते चलते उसकी नजर एक फल की दुकान पर पड़ती है। लाल चमकते सेब सामने रखे होते हैं। एन कुछ सेकंड तक उन्हें देखती रहती है। उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई देती है। वो खुद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार भूख उस पर भारी पड़ जाती है। एन धीरे से आगे बढ़ती है और एक सेब उठा लेती है। वो मुड़कर तेजी से चलने लगती है, लेकिन तभी पीछे से दुकानदार चिल्लाता है, अरे रुको। दुकानदार उसका हाथ पकड़ लेता है। एन घबरा जाती है। वो समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दुकानदार गुस्से में होता है। उसी समय भीड़ में से एक आदमी आगे आता है। उस आदमी का नाम होता है कार्ल डेनहम। कार्ल डेनहम एक फिल्म निर्माता होता है। वो हमेशा कुछ नया और बड़ा करने की कोशिश करता रहता है। कार्ल दुकानदार को पैसे देता है और एन को छुड़ा लेता है। फिर वो एन को पास के एक छोटे डाइनर में ले जाता है। एन के सामने गरम सूप और ब्रेड रखी जाती है। वो धीरे धीरे खाना शुरू करती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में तेजी से खाने लगती है। कार्ल उसे ध्यान से देखता रहता है। कुछ देर बाद वो पूछता है, क्या तुम एक्टिंग करती हो? एन सिर हिलाकर हाँ कहती है। कार्ल बताता है कि वो एक नई फिल्म बनाने वाला है और उसे अपनी फिल्म के लिए एक लड़की चाहिए। एन को शुरुआत में विश्वास नहीं होता, लेकिन तभी कार्ल एक नाम लेता है, जैक ड्रिस्कल। ये नाम सुनते ही एन की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि जैक ड्रिस्कल एक मशहूर लेखक होता है और एन उसकी कहानियों की बहुत बड़ी फैन होती है। कार्ल बताता है कि फिल्म की शूटिंग समुद्र के पार एक रहस्यमयी जगह पर होने वाली है, एक ऐसी जगह जहां शायद कोई पहले कभी नहीं पहुंचा। एन कुछ पल सोचती है, फिर धीरे से कहती है, मैं तैयार हूं। और यहीं से शुरू होता है एक खतरनाक सफर। कुछ ही दिनों बाद पूरी फिल्म टीम एक जहाज पर चढ़ती है। उस जहाज का नाम होता है द वेंचर, लेकिन उन्हें अभी ये नहीं पता होता कि ये सफर उन्हें एक ऐसी जगह ले जाने वाला है जहां इंसानों ने पहले कभी कदम नहीं रखा, और वहीं उनका सामना होने वाला है किंग कॉन्ग से। जहाज द वेंचर कई दिनों तक समुद्र में यात्रा करता रहता है। चारों तरफ बस पानी ही पानी दिखाई देता है। कभी मौसम शांत रहता है तो कभी तेज हवाएं जहाज को हिलाने लगती हैं। इसी सफर के दौरान एन की मुलाकात होती है जैक ड्रिस्कल से। जैक वही लेखक होता है जिसकी कहानियां एन को बहुत पसंद होती हैं, लेकिन जैक का स्वभाव थोड़ा अलग होता है। वो ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करता। पहली मुलाकात में ही वो एन से कह देता है कि उसे औरतों के साथ काम करना पसंद नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से औरतें हमेशा मुसीबत लेकर आती हैं। एन उसकी ये बात सुनकर थोड़ा नाराज हो जाती है, लेकिन समुद्र का सफर लंबा होता है। दिन गुजरते जाते हैं और धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। एक दिन जहाज के डेक पर खड़े होकर दोनों समुद्र की तरफ देख रहे होते हैं। ठंडी हवा चल रही होती है और लहरें जहाज से टकरा रही होती हैं। तभी एन जैक से पूछती है, क्या आपको प्यार पर विश्वास है? जैक कुछ सेकंड तक चुप रहता है, फिर हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, प्यार सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है। लेकिन जैक को यह नहीं पता होता कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। इसी बीच जहाज लगातार आगे बढ़ता रहता है। कार्ल डेनहम बार बार अपने नक्शे को देखता रहता है, क्योंकि वो एक खास जगह की तलाश में होता है। कई दिनों की यात्रा के बाद जहाज घने कोहरे में घिर जाता है। हवा तेज हो जाती है। लहरें जहाज से जोर जोर से टकराने लगती हैं। अचानक सामने दूर कहीं एक अजीब सा द्वीप दिखाई देता है। ये जगह होती है स्कल आइलैंड।
जैसे ही जहाज उस द्वीप के पास पहुंचता है, सभी लोग हैरान रह जाते हैं। द्वीप बेहद डरावना दिखाई देता है। घना जंगल, ऊंचे पहाड़ और चारों तरफ अजीब आवाजें। लेकिन सबसे अजीब चीज दिखाई देती है एक विशाल पत्थर की दीवार। ये दीवार इतनी ऊंची होती है कि उसका अंत दिखाई ही नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे इस दीवार के पीछे किसी खतरनाक चीज को बंद करके रखा गया हो। कार्ल डेनहम इस जगह को देखकर बहुत उत्साहित हो जाता है। उसे लगता है कि यही उसकी फिल्म के लिए सबसे शानदार लोकेशन है। लेकिन बाकी लोग इस जगह को देखकर थोड़ा डर जाते हैं। फिर भी कार्ल सबको किनारे पर उतरने के लिए कहता है। जैसे ही वे द्वीप के अंदर जाते हैं, उन्हें कुछ अजीब लोग दिखाई देते हैं। ये लोग होते हैं आदिवासी। उनके चेहरे पर अजीब अजीब रंग लगे होते हैं और वे किसी अजीब भाषा में चिल्ला रहे होते हैं। शुरुआत में माहौल थोड़ा शांत रहता है, लेकिन अचानक माहौल बदल जाता है। रात होते ही आदिवासी लोग जहाज पर हमला कर देते हैं। वे कई लोगों को पकड़ लेते हैं और उसी दौरान उनकी नजर एन पर पड़ती है। आदिवासी तुरंत एन को पकड़ लेते हैं। वे उसे एक बड़े लकड़ी के मंच पर बांध देते हैं। चारों तरफ मशालें जल रही होती हैं। आदिवासी जोर जोर से मंत्र बोल रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे किसी बड़े राक्षस को बुला रहे हों। एन डर के मारे कांप रही होती है। उसी समय अचानक जंगल के अंदर से भारी कदमों की आवाज आने लगती है। धरती हल्की हल्की कांपने लगती है। पेड़ हिलने लगते हैं और फिर अंधेरे जंगल से बाहर आता है किंग कॉन्ग, एक विशाल गोरिल्ला, लगभग 25 फुट लंबा। उसकी आंखें लाल चमक रही होती हैं और उसकी सांसें इतनी भारी होती हैं कि आसपास की हवा तक हिलने लगती है। कॉन्ग धीरे धीरे मंच के पास आता है। वो एन को ध्यान से देखता है, फिर अचानक उसे अपने विशाल हाथों में उठा लेता है और उसे लेकर घने जंगल के अंदर गायब हो जाता है। अब जैक और बाकी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन जैक तुरंत फैसला करता है एन को बचाना होगा। और यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि अब जैक और उसकी टीम को उस घने जंगल में जाना होगा जहां हर कदम पर मौत छुपी हुई है। और वहीं उनका सामना होने वाला है विशाल डायनासोरों और डरावने जीवों से। जैक ड्रिस्कल और उसकी टीम अब स्कल आइलैंड के घने जंगल के अंदर प्रवेश करती है। चारों तरफ अजीब आवाजें गूंज रही होती हैं। जंगल इतना घना होता है कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है। पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई दिखाई देती हैं। जमीन पर मोटी घास और गीली मिट्टी फैली होती है। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती है। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस जंगल में कोई भी चीज अचानक हमला कर सकती है। उसी समय अचानक जमीन हल्की हल्की कांपने लगती है। पहले तो किसी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद दूर से भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है और फिर सामने दिखाई देता है विशाल ब्रोंटोसॉरस डायनासोरों का झुंड। ये डायनासोर बहुत बड़े होते हैं। उनकी लंबी गर्दन और विशाल शरीर पूरे जंगल को हिला देते हैं। सैकड़ों ब्रोंटोसॉरस एक साथ तेजी से दौड़ रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा जंगल हिल रहा हो। जैक तुरंत चिल्लाता है, भागो! टीम के लोग तेजी से इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन कई लोग उन विशाल पैरों के नीचे आ जाते हैं। कुछ सैनिक जमीन पर गिर जाते हैं और ब्रोंटोसॉरस का झुंड उन्हें कुचलते हुए आगे निकल जाता है। ये सीन इतना खतरनाक होता है कि पूरी टीम बुरी तरह डर जाती है। किसी तरह जैक और कुछ लोग बच निकलते हैं, लेकिन अब उनके कई साथी मर चुके होते हैं। फिर भी जैक रुकता नहीं, क्योंकि उसे एन को बचाना ही होता है। इसी बीच कहानी दूसरी तरफ चलती है, जहां किंग कॉन्ग एन को लेकर जंगल के अंदर जा रहा होता है। कॉन्ग ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच तेजी से कूद रहा होता है। उसके विशाल कदमों से जमीन कांप रही होती है। कुछ देर बाद कॉन्ग एक ऊंची चट्टान पर पहुंचता है। वहां वो एन को अपने हाथों में पकड़कर ध्यान से देखता है। एन डर के मारे कांप रही होती है, लेकिन कॉन्ग उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। वो उसे धीरे से एक बड़े पेड़ की डाल पर बैठा देता है। एन अभी भी डरी हुई होती है। वो समझ नहीं पा रही होती कि कॉन्ग उसके साथ क्या करने वाला है। इसी दौरान अचानक जंगल के अंदर से एक खतरनाक आवाज आती है। पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं और फिर सामने दिखाई देता है एक विशाल टी-रेक्स डायनासोर। उसकी आंखें चमक रही होती हैं और उसके दांत बेहद तेज दिखाई देते हैं। टी-रेक्स जोर से दहाड़ता है और सीधे एन की तरफ बढ़ने लगता है। एन डर से चीखने लगती है, लेकिन तभी कॉन्ग गुस्से में दहाड़ता है और टी-रेक्स के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी जंगल के अंदर से दो और टी-रेक्स बाहर आते हैं। अब सामने खड़े होते हैं 3 विशाल टी-रेक्स डायनासोर और उनके सामने अकेला कॉन्ग। यहीं से शुरू होती है फिल्म की सबसे खतरनाक लड़ाइयों में से एक। तीनों डायनासोर एक साथ कॉन्ग पर हमला कर देते हैं। एक टी-रेक्स कॉन्ग की गर्दन पकड़ने की कोशिश करता है, दूसरा उसकी पीठ पर चढ़ जाता है, तीसरा एन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन कॉन्ग पूरी ताकत से लड़ता है।
वो एक टीरेक्स को पकड़कर जमीन पर पटक देता है, फिर दूसरे को जोर से पेड़ से टकरा देता है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं होती। तीनों डायनासोर लगातार कॉन्ग पर हमला करते रहते हैं। जंगल में पेड़ टूटने लगते हैं, धरती कांपने लगती है और ये लड़ाई पूरे जंगल को हिला देती है। एन ये सब देखकर डर से कांप रही होती है, लेकिन कॉन्ग हार नहीं मानता। आखिरकार वो एक एक करके तीनों टीरेक्स को हरा देता है। जंगल में अचानक शांति छा जाती है। अब एन को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि कॉन्ग उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि वो उसकी रक्षा कर रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ जैक और उसकी टीम अब भी जंगल में आगे बढ़ रही होती है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता। टीम धीरे धीरे जंगल के अंदर और गहराई में पहुंचती जाती है। पेड़ों के बीच अजीब अजीब आवाजें गूंज रही होती हैं। कभी किसी बड़े जानवर की गुर्राहट सुनाई देती है, तो कभी पेड़ों के बीच कुछ भारी चीज हिलती हुई महसूस होती है। सब लोग बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वे एक गहरी खाई के पास पहुंच जाते हैं। ये खाई इतनी गहरी होती है कि नीचे देखना भी डरावना लगता है। खाई के ऊपर एक लंबा गिरा हुआ पेड़ पड़ा होता है। यही पेड़ उस खाई को पार करने का एकमात्र रास्ता होता है। जैक सबसे पहले उस पेड़ पर कदम रखता है। धीरे धीरे बाकी लोग भी उसके पीछे चलने लगते हैं। सब लोग बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती का मतलब होता है सीधा नीचे गिरना। लेकिन तभी अचानक जंगल के अंदर से जोरदार आवाज आती है। पेड़ हिलने लगता है। सब लोग घबरा जाते हैं और तभी सामने दिखाई देता है एक विशाल डायनासोर। ये डायनासोर सीधे उस पेड़ की तरफ बढ़ रहा होता है जिस पर पूरी टीम खड़ी होती है। कुछ सैनिक डरकर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन इससे डायनासोर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जोर से पेड़ को हिलाता है और अचानक कई लोग संतुलन खोकर नीचे खाई में गिर जाते हैं। कुछ लोग चिल्लाते हुए नीचे गिरते हैं। जैक किसी तरह पेड़ को पकड़कर लटक जाता है। नीचे गिरने वाले लोग एक भयानक जगह पर पहुंच जाते हैं। ये जगह होती है बग पिट। यहां जमीन पर अजीब अजीब जीव रेंग रहे होते हैं। विशाल कीड़े, मोटे मोटे जोंक, लंबे लंबे कीड़े जिनके मुंह में तेज दांत होते हैं। कुछ ही सेकंड में वे उन सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। एक विशाल कीड़ा एक सैनिक को पकड़ लेता है। दूसरा कीड़ा किसी के शरीर से चिपक जाता है। कुछ सैनिक डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे सभी उन राक्षसी कीड़ों का शिकार बन जाते हैं। ये सीन बेहद डरावना होता है। ऊपर खड़े जैक और बाकी लोग ये सब देखकर सन्न रह जाते हैं। किसी तरह जैक खुद को ऊपर खींचने में सफल हो जाता है, लेकिन उसकी टीम के कई लोग मर चुके होते हैं। अब उनके साथ बहुत कम लोग बचे होते हैं, लेकिन जैक हार नहीं मानता। उसे पता होता है कि एन अभी भी जंगल में कहीं कॉन्ग के साथ है, इसलिए वो आगे बढ़ने का फैसला करता है। इसी समय कहानी दूसरी तरफ चलती है, जहां एन और किंग कॉन्ग जंगल के अंदर एक ऊंची चट्टान पर बैठे होते हैं। कॉन्ग लड़ाई के बाद थोड़ा शांत दिखाई देता है। एन अभी भी उससे डरी हुई होती है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि कॉन्ग उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कॉन्ग चुपचाप बैठकर एन को देख रहा होता है। फिर अचानक एन को एक आइडिया आता है। वो अपने पुराने थिएटर वाले कॉमेडी एक्ट करने लगती है। वो मजाकिया चेहरे बनाती है, फिर नकली फिसलने की एक्टिंग करती है और अचानक जमीन पर गिर जाती है। कॉन्ग पहले हैरानी से उसे देखता है, फिर अचानक वो जोर से हंसने लगता है। एक विशाल गोरिल्ला की हंसी पूरे जंगल में गूंज उठती है। अब पहली बार एन को लगता है कि कॉन्ग सिर्फ एक राक्षस नहीं है, बल्कि उसके अंदर भी भावनाएं हैं। लेकिन इसी समय कार्ल डेनिम के दिमाग में एक अलग ही योजना बन चुकी होती है। वो समझ चुका होता है कि अगर कॉन्ग को पकड़ लिया जाए तो वो दुनिया का सबसे बड़ा तमाशा बन सकता है। और यहीं से कहानी का अगला बड़ा मोड़ शुरू होने वाला होता है, क्योंकि अब कार्ल डेनिम और उसकी टीम फैसला करती है किंग कॉन्ग को जिंदा पकड़ने का। इसके लिए वे गैस बॉम्ब और मजबूत जंजीरों का इस्तेमाल करने वाले होते हैं। उधर दूसरी तरफ एन अभी भी कॉन्ग के साथ जंगल में होती है। कॉन्ग उसे लेकर एक खूबसूरत जगह पर पहुंचता है। ये जगह एक ऊंची चट्टान के ऊपर होती है। नीचे दूर तक फैला हुआ जंगल दिखाई देता है। यहाँ कॉन्ग शांत होकर बैठा होता है। एन धीरे धीरे उससे डरना बंद करने लगती है। अब उसे समझ आने लगता है कि कॉन्ग उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि वो उसकी रक्षा कर रहा है। इसी दौरान अचानक दूर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। कार्ल डेनहम और उसकी टीम वहां पहुंच चुकी होती है। वे कॉन्ग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे ही कॉन्ग को खतरे का एहसास होता है, वो गुस्से में जोर से दहाड़ता है। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है। कॉन्ग सैनिकों की तरफ दौड़ता है। वो कई लोगों को पकड़कर फेंक देता है। कुछ सैनिक पेड़ों से टकराकर गिर जाते हैं,
लेकिन काल की टीम लगातार गैस बम फेंकती रहती है। धीरे धीरे गैस कॉन्ग को कमजोर करने लगती है। कार्ल डेनहम खुशी से चिल्लाता है क्योंकि उसका सपना पूरा हो चुका होता है। कुछ समय बाद न्यूयॉर्क में कार्ल डेनहम एक बड़ा शो आयोजित करता है। पूरा शहर इस अजीब खबर से हैरान होता है। लोग टिकट खरीदकर उस शो को देखने आते हैं। मंच पर कार्ल डेनहम खड़ा होकर घोषणा करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, दुनिया का 8वां अजूबा। और फिर पर्दा खुलता है। पर्दे के पीछे खड़ा होता है किंग कॉन्ग, लेकिन कॉन्ग जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। भीड़ जोर जोर से चिल्ला रही होती है। लोग हैरान होकर उस विशाल गोरिल्ला को देख रहे होते हैं। लेकिन तभी कॉन्ग की नजर एन पर पड़ती है। जैसे ही वो एन को देखता है, वो बेकाबू हो जाता है। कॉन्ग जोर से दहाड़ता है और अपनी जंजीरों को खींचने लगता है। कुछ ही सेकंड में वो जंजीरों को तोड़ देता है। अब पूरा हॉल दहशत में बदल जाता है। लोग चीखते हुए भागने लगते हैं। कॉन्ग गुस्से में इधर उधर चीजें तोड़ने लगता है। फिर वो शहर की सड़कों पर निकल जाता है। अब पूरा न्यूयॉर्क शहर डर से भर जाता है। कारें टूटने लगती हैं, लोग भागने लगते हैं, लेकिन कॉन्ग सिर्फ एन को ढूंढ रहा होता है। आखिरकार वो एन को ढूंढ लेता है और उसे अपने हाथों में उठा लेता है। फिर वो शहर की सबसे ऊंची इमारत की तरफ बढ़ता है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। कॉन्ग तेजी से उस इमारत पर चढ़ जाता है। ऊपर पहुंचकर वो एन को अपने हाथ में सुरक्षित रखता है। लेकिन तभी आसमान में लड़ाकू विमान दिखाई देते हैं। सरकार ने कॉन्ग को मारने के लिए सेना भेज दी होती है। विमान कॉन्ग पर गोलियां चलाने लगते हैं। कॉन्ग उन विमानों से लड़ने की कोशिश करता है। वो कुछ विमानों को गिरा भी देता है, लेकिन गोलियां लगातार उसे घायल करती रहती हैं। एन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। कॉन्ग की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। वो आखिरी बार एन की तरफ देखता है और फिर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। नीचे लोग जमा हो जाते हैं। सब उस विशाल शरीर को देखकर चुप खड़े रहते हैं। तभी कोई कार्ल डेनहम से पूछता है, उसे किसने मारा? कार्ल डेनहम धीरे से जवाब देता है, उसे गोलियों ने नहीं मारा, उसे सुंदरता ने मारा। और इसी के साथ खत्म होती है किंग कॉन्ग की यादगार कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली कौन सी फिल्म एक्सप्लेन करें।